टेक्नोलॉजी के जो अपना लिमिटेशन है। चलिए टेक्नोलॉजी का भी अपना एक लिमिटेशन होता है। चलिए आवाज है। आवाज है तो शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, आवाज है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन है ना। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। देखिए जो सिख धर्म है ना, सिख धर्म जो है, सॉरी, जो सिख धर्म है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, समझ गए। तो ये जो है चैप्टर अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। तो ये खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? ऑप्शन एक में है गुरु नानक, ऑप्शन बी में है गुरु रामदास, ऑप्शन सी में है गुरु अर्जन देव और ऑप्शन डी में है गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा कि खालसा पंथ के संस्थापक है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, देखिए सिख धर्म में 10 गुरु हैं, 10 गुरु हैं। सबसे पहले गुरु कौन है? पहले जो गुरु हैं वो हैं गुरु नानक, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक है, अब गुरु नानक देव जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए कि गुरु नानक देव का जो जन्म है वो हुआ था 1400, आवाज नहीं जा रही है, 1469 ईस्वी में हुआ। कहां था? तलवंडी। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आज इसको हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, ननकाना साहब के नाम जानते हैं। देखिए जो सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो हुआ है 1776। कहां? पटना साहिब में, पटना साहिब में। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई है? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहां हुई है और कब हुई है? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई है 1708 में। अच्छा, 1707 में मृत्यु किसकी हुई है? 1707 में मृत्यु हुई है औरंगजेब की, याद रखिए, भूलिएगा मत। 1707 में औरंगजेब को मरा है, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई है। और मृत्यु कहां हुई है? इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुआ है कहां? नांदेड़, महाराष्ट्र में। कहां? नांदेड़ में, नांदेड़ महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में। अच्छा, अब है कि गुरु गोविंद सिंह जो है इनके 4 लड़के हैं, 4 पुत्र हैं। एक है जोरावर सिंह, ठीक। एक है फतेह सिंह, फतेह सिंह है। एक है अजीत सिंह है, ठीक। और एक है जुझार सिंह, ये जो है इनके पुत्र हैं। और फतेह सिंह और जुझार सिंह को जो है मुगल शासकों ने फांसी दे दी है। क्यों दे दी है? क्योंकि वो इस्लाम उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो इनको जो है दीवार में चिनवा दिया था। 26 दिसंबर 1704 को इनको फांसी दे, मतलब
दीवार में चिनवा दिया गया था, इनको मृत्युदंड दे दिया गया था कि इनको अजीत सिंह को और अजीत सिंह, आई एम सॉरी फॉर दैट, अजीत सिंह और जुझार सिंह को जो है फांसी दे दिया गया था। और जो जिस दिन फांसी दी गई थी 26 दिसंबर 1704 को, है ना, उस दिन जो है आप कह सकते हैं कि जो 26 दिसंबर है उसको सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो है 26 दिसंबर को एक नया दिन, है ना, एक नया दिन, एक नई दिन के रूप में मनाना शुरू किया है। अब भारतीय सरकार ने उसको हम कहते हैं वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, है ना, 26 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा ये 26 दिसंबर को, ठीक है। देखिए अब जैसे 10 गुरु है, कौन है, तो सबसे पहले गुरु नानक देव है, उसके बाद गुरु अंगद, गुरु रामदास, ठीक है। अच्छा पहले गुरु नानक, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक, गुरु अंगद है, क्योंकि सब नाम एक ही जैसा है तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है नाम। तो सबसे पहले है कौन, गुरु नानक है, उसके बाद गुरु अंगद है। अच्छा, गुरु अंगद वही है जिसने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की है ना, गुरुमुखी लिपि की स्थापना गुरु अंगद ने की है। और उसके बाद है गुरु अमरदास, ठीक है। अमरदास ने जो सिख जो धर्म है उसके 22 गद्दियों में विभाजित कर दिया था। उसके बाद है गुरु रामदास। गुरु रामदास की बीवी भानी है, उनको अकबर ने जो है 500 बीघा जमीन दिया था, उसी जमीन पर आज अमृतसर नामक शहर बसाया गया है। उसके बाद देखिएगा कि गुरु रामदास के बाद है गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव जो है जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की है, आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की है। और याद रखिए गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ हिंदू संतों के भी नाम हैं, उसमें हिंदू संतों की भी कुछ कविताएं उसमें उल्लिखित है। उसमें आप देखिएगा कि आप उसमें जो है कबीर की रचना है, उसमें बाबा फरीद की रचना है, उसमें नामदेव की रचना है, उसमें जयदेव की रचना है, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाएं शामिल हैं। उसी प्रकार देखिएगा कि गुरु अर्जन देव के बाद गुरु हरगोविंद आएंगे, और गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हरराय आएंगे, और गुरु हरराय के बाद जो है गुरु हरकिशन आएंगे, और हरकिशन के बाद गुरु तेग बहादुर आएंगे, और तेग बहादुर के बाद जो है गुरु गोविंद सिंह आ जाएंगे, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जो है वो पुरुषों के नाम के आगे सिंह और महिलाओं के नाम के आगे पुरुषों के नाम के पीछे, है, पीछे सिंह लगाना और महिलाओं के नाम के पीछे कौर लगाने की प्रथा की शुरुआत करेंगे गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद आप देखें कि गुरु गोविंद सिंह जो है वो 5 ककार की बात करेंगे, कच्छा, कड़ा, कंघा, कृपान और केस, है ना, 5 ककार की बात करेंगे। देखिए पंच मकार अलग है, वो नाथ पंथ में है, यहाँ पे 5 ककार है जो सिख धर्म में है। पंच ककार कौन कौन, कच्छा, कड़ा, कृपान, केस और कच्छा, कड़ा, कृपान, केस, कंघा, ये 5 चीजें हैं। 5 ककार गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया है, ठीक। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या आवाज का दिक्कत है? चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा कि इसको क्या तकलीफ है? भाई टेक्नोलॉजी का इतना दिक्कत है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, बताइएगा कि प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। देखिए प्लासी का युद्ध का जो मैदान है, ऑप्शन है कि बिहार में स्थित है, कि उड़ीसा में स्थित है, कि झारखंड में है, कि पश्चिम बंगाल में है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। देखिए जो प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ था, आपको जो है पता होना चाहिए। तो ये हुआ था कब, तो 23 जून, यही पूछ लेते हैं डेट को, कि 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल के एक जिला है नदिया, है ना, नदिया जिला, नदिया जिला में, हाँ नदिया
नदिया जिला में। एक जगह है पलासी, पलासी, और ये नदी है उसका नाम है भागीरथी, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, किनारे। ठीक। दूसरा यह है कि जो पलासी का युद्ध है वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह हुआ था बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब प्लस ब्रिटिश अधिकारी। कौन? यानी कि ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला था। ठीक। तो ये प्लासी का, अच्छा, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में कुछ कथन अलग से भी हैं। जैसे एक व्यक्ति, उसका नाम है हॉलवेल, हॉलवेल, हॉलवेल ने कहा है क्या कि ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना दिया है किसने? हॉलवेल ने। अच्छा, प्लासी के युद्ध जो है कैसा युद्ध है? एक विश्वासघात से जीता हुआ युद्ध है कि एक अपने ताकत के बल पर जीता हुआ युद्ध है? तो याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध एक विश्वासघात के बल पर जीता हुआ युद्ध है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्लासी के युद्ध में जो है, प्लासी के युद्ध में आप देखिएगा कि जो जो सिराजुद्दौला है, यानी कि बंगाल का जो नवाब है, बंगाल का नवाब जो है कौन है भाई? नवाब सिराज है। तो सिराज के तरफ से कौन कौन लड़ रहे हैं? तो लड़ रहे हैं मीर कासिम, है ना, मीर कासिम। कौन लड़ रहा है? मीर जाफर, मीर जाफर। और कौन लड़ रहा है? मीर कासिम हो गए, मीर जाफर हो गए। और लड़ रहे हैं कौन? तो और लड़ रहे हैं मीर मदन, मीर मदन। और कौन लड़ रहे हैं? और एक व्यक्ति और लड़ रहा है, हाँ, मीर मदन हो गए। और एक है कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। देखिए, बात आती है कि मीर कासिम और मीर जाफर के अंतर्गत में एक बहुत बड़ी सेना जो है वो रखा हुआ है, और 10,000 की सेना लेकर के कैप्टन मोहन सिंह और मीर मदन पलाशी की लड़ाई में एक तरफ से जो है लड़ रहे हैं। उसमें ब्रिटिश अधिकारी जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो 11 बजते बजते तक ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा लग रहा है कि अब हम युद्ध हार जाएंगे, अब हमको युद्ध बंद करना पड़ेगा और रात में शुरू करेंगे। कि तभी एक गोली जो है आकर के लग जाता है मीर मदन को, और वो गिर जाता है, वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और ये खबर जब बादशाह यानी कि जो नवाब है उस समय का, सिराजुद्दौला को मिलता है, तो सिराजुद्दौला जो है विचलित हो जाता है और बुलाता है कि इसको, मीर जाफर को, जो उस समय जो है सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी है, एक आप कह सकते हैं कि उसका प्रधानमंत्री है। और वो जब आता है उससे कहता है कि इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है, मीर मदन तो मारा गया। तो कहते हैं कि दगाबाजी भरी जो आंसर रहता है उसको उपाय बताता है, दगाबाजी भरी उपाय बताता है कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता, अब जो है हम लोग सेना को वापस खींच लेंगे। और ये बात मान भी लेता है सिराजुद्दौला। इससे पता लगता है कि सिराज जो है एक कमजोर शासक है, एक आप कह सकते हैं दूरदर्शी शासक नहीं है, उसमें दूरदर्शिता की कमी है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप देखेंगे कि सिराज जो है वो पीछे खींच लेता है अपने सैनिक को, और वही जो है एक बहुत बड़ी हार में तब्दील हो जाती है। आप देखेंगे आगे, इस लंबी कहानी है, इस कहानी में हम नहीं जाएंगे। तो फिलहाल तो आपके ये आंसर रहा, कौन क्या आंसर रहा? तो पश्चिम बंगाल में है। और कहाँ है? तो नदिया जिले में। हुआ कब था? तो 23 जून 1757 को। और कहा जाता है कि यहीं से यहीं से जो है आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश की भारत में एंट्री शुरू हो जाती है। इसके बाद एक तुरंत युद्ध होता है 1764 का, बक्सर का युद्ध, है ना, उसको भी मैंने प्रश्न में डाल रखा है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम कोठी कहां खोली थी? प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में पहली कोठी कहां खोली थी? देखिए, ऑप्शन एक है कोचीन में, ऑप्शन बी है कन्नूर में, ऑप्शन डी है सूरत में, ऑप्शन सी है डी सूरत में, और ऑप्शन डी है मछलीपट्टनम में। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम कोठी कहां खोली थी? बताइए। देखिए, अब पुर्तगालियों ने जो प्रथम कोठी खोली थी वो खोली थी कोचीन में। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है प्रथम कोठी कहां खोली थी? तो इसको खोला गया था कोचीन में, खोला था। और ये जो है जो कोठी खोली गई थी, इसको खोला गया था। क्या आवाज का दिक्कत है क्या आपको?
क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, चलिए। तो हाँ, एक कोचीन में खोला गया था। पुर्तगाली भारत में कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे। अच्छा, कौन आए थे सबसे पहले? तो आए थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आया था, और भारत की खोज इसने ही की थी, कहा जाता है ऐसा, वास्को डिगामा ने। आगे देखिएगा कि पुर्तगाली जो गवर्नर हैं उसमें नानो डी कुन्हा है, उसमें अल्बुकर्क है, उसमें अल्मीडा है। तो इन सभी ने जो है भारत में जो है पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्रोत कौन है? निम्नलिखित में पुरातात्विक स्रोत कौन है ना? देखिए, इतिहास के जानकारी के दो स्रोत होते हैं, दो प्रकार के स्रोत होते हैं, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? ऑप्शन यहां पे है। पुरातात्विक स्रोत कौन है? तो धर्म ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, पांडुलिपि है और कंकाल है। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत कौन है? देखिए, पुरातात्विक स्रोत के रूप में आते हैं कौन कौन? तो आता है महल, महल, खंडहर, खंडहर, कंकाल, कंकाल। इसमें आते हैं सिक्के, सिक्के। इसमें आते हैं बर्तन, बर्तन। इसमें आते हैं मृदभांड, मृदभांड। इसमें आते हैं मनके, मनके। इसमें आते हैं मूर्तियां, मूर्तियां। इसमें आते हैं जो है मुहर, यानी कि मुहरे। ये सब आते हैं किसमें? पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है। साहित्य में क्या आएगा कि पुस्तक, पुस्तक, लिपि, लिपि, शिलालेख, शिलालेख, है ना, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ये सारे किसमें आएंगे? तो आएंगे, ये आएंगे, इसको हम कहेंगे साहित्यिक स्रोत, और इसको कहेंगे हम पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में एक चीज और भी आता है, विदेशियों का विवरण भी, विदेशियों का विवरण। जैसे कि मेगास्थनीज किसका विवरण देता है? वो देता है मौर्य काल का। तो इसको याद रखिए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, है ना। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है। तो इसको आप देखिए। देखो, अगला प्रश्न है कि गोवा को पुर्तगालियों ने किससे छीना था? गोवा को पुर्तगालियों ने किससे छीना था? तो ऑप्शन ए है बीजापुर से, ऑप्शन बी है गोलकुंडा से, ऑप्शन सी है विजयवाड़ा से, और ऑप्शन डी है मराठवाड़ा से। तो जो है गोवा को पुर्तगालियों ने किससे छीना था? बताइए। क्या आवाज का इश्यू है क्या? नहीं, चलिए। तो अब देखिए कि गोवा को छीना था किससे? बीजापुर से। कब? तो 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया था कौन? पुर्तगालियों ने। ठीक है। अच्छा, इसको जो छीनने वाला जो है व्यक्ति कौन है? इसको किसने छीना है? ये जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको छीना किसने है। तो और जिसने छीना है उसी को माना जाता है कि भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक। ठीक है। पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो उसी को माना जाता है, और वो व्यक्ति है अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, है ना। अल्बुकर्क जो है वो गोवा को बीजापुर छीना भी है, और उसी अल्बुकर्क को ही माना जाता है भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा किसकी सहायता से भारत पहुंचा था? वास्को डिगामा किसकी सहायता से भारत पहुंचा था? वास्को डिगामा किसकी सहायता से भारत पहुंचा था? देखिए, अब्दुल्ला खान, ऑप्शन बी है अब्दुल मजीद, ऑप्शन सी है अब्दुल सादिक, और ऑप्शन डी है अब्दुल्ला साहब। तो किसकी सहायता से भारत पहुंचा था कौन? तो ये क्या कह सकते हैं कि वास्को डिगामा। देखिए, वास्को डिगामा तो पता ही है कि 1498 में आया था। ये 1498 में आया था। देखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, 1492 में मैगलन ने, सॉरी, ये क्या नाम है उसका, जिसने इसकी खोज की है, किसकी? वेस्ट इंडीज की।
तो 1492 में वेस्ट इंडीज की खोज करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है, देखिए दिमाग से निकल गया। अच्छा, 1498 में हम लोग जो है देखते हैं कि किसने, वास्को डी गामा आया था भारत में, किसके सहायता से? तो अब्दुल मजीद की सहायता से। तो ऑप्शन बी सही है। अब्दुल मजीद एक गुजरात का व्यापारी था, गुजरात का व्यापारी है, जो कहां काम करता है? ये काम करता आशा अंतरीप में। आशा अंतरीप कहां है? आशा अंतरीप यह दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी है छोर पर है ये आशा अंतरीप। तो यहीं पे इसको मिलता है वास्को डी गामा को, और वो लेके आता है कहां पर? वो लेके आता है केरल, केरल में लेके आता है। केरल में किसका शासन है? जमोरीन का, जमोरीन का शासन है उस समय। और जमोरीन जो है वास्को डी गामा को स्वागत करता है, वास्को डी गामा का स्वागत करता है। और कहते हैं ना कि जब वास्को डी गामा आया है भारत में, उसके बाद वास्को डी गामा जब लौट रहा होता है, तो वास्को डी गामा को वो जो है कुछ मसाले दे देते हैं। कौन? जमोरीन राजा है, जो जमोरीन है, वो वास्को डी गामा को कुछ मसाले देते हैं, उसको बेच करके 60 गुना लाभ कमाता अपनी पूरी यात्रा का। तो समझिए कि जो है भारत से व्यापार कितना ये हुआ करता, फायदेमंद हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध में शामिल थे, बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल है? बताइएगा, बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल हैं? बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल हैं? देखिए, बक्सर के युद्ध में शामिल कौन है? ऑप्शन है यहां पर कि ऑप्शन है मीर कासिम, ऑप्शन बी है मीर जाफर, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला, और ऑप्शन डी है सरफराज खान। तो बक्सर का युद्ध जो है वो कौन शामिल है इसमें? देखिए, बक्सर का युद्ध अधिकांश लोगों को पता होगा कब हुआ था जो, लेकिन देखिए आपको एक चीज पता नहीं होगा कि ये किस डेट को हुआ था। तो याद रखिएगा कि 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ था। कब? 22 अक्टूबर जो है 1764 को हुआ था। और ये जो बक्सर का युद्ध है वो कहां हुआ था? तो ये बक्सर में हुआ था, जो बिहार में वर्तमान में है। और इसमें शामिल कौन है? तो इसमें शामिल है मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला और बहादुर शाह जफर शामिल है इसमें। और एक तरफ कौन है? दूसरी तरफ है हेक्टर मुनरो इसमें शामिल है दूसरी तरफ से। खास बात यह था कि हेक्टर मुनरो के पास जो है ना मात्र 3 दिन की रसद सामग्री थी, और इस रसद सामग्री के बल पर उसने तय करा कि हम या तो मर जाएंगे, नहीं तो हम युद्ध जीत के जाएंगे। ठीक है। और जो है कहते हैं कि मात्र 5 घंटे में इन तीनों राजाओं के सेनाओं को बक्सर में पराजित कर दिया, और फिर जो है बक्सर का युद्ध जीत लिया गया। और बक्सर युद्ध के जीतने के बाद, अच्छा, बक्सर युद्ध जब जीता गया था, उस समय भारत का गवर्नर, मतलब ब्रिटिश राज्य में भारत का गवर्नर कौन था? उसका नाम था बेंसी टाट। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम किस ग्रंथ से लिया गया है? याद रखिए कि वसुधैव कुटुंबकम वो किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन एक है कि ए वेद से लिया गया, ऑप्शन बी है पुराण से, ऑप्शन सी है आरण्यक से, और ऑप्शन डी है उपनिषद से। तो वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? और ऑप्शन डी है उपनिषद से। तो वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम लिया गया है आपका उपनिषद से, है ना। महाउपनिषद में जो है इसका वर्णन है वसुधैव कुटुंबकम का। ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम जो है G20 जो भारत में हुआ है, जो भारत में 2023 का जो G20 हुआ भारत में, उसका थीम बाग था। थीम था क्या? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। और इसी वसुधैव कुटुंबकम थीम बाग पर
चीन ने ऑब्जेक्शन किया था, कहा था कि नहीं ये नहीं, संस्कृत जो है चूंकि ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूएनओ का, तो इसमें हम इसको, तो फिर जो है इसको हटा दिया गया बाद में। दूसरा है कि जो उपनिषद है, उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। अच्छा, उपनिषद किस पर बल देता है, उपनिषद का बल किस पर है, उपनिषद का बल है ज्ञान पर, उपनिषद का बल है ज्ञान पर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापक किसे माना जाता है, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक किसे माना जाता है, भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक किसे माना जाता है भाई, देखिए कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक, तो याद रखिए। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुगल शासक के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ठीक। ऑप्शन ए है सरफराज खान, ऑप्शन बी है अली वर्दी खान, ऑप्शन सी है मुर्शिद कुली खान और ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला। तो मुगल शासक के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, सॉरी हाँ, अंतिम गवर्नर कौन है बताइए, मुगल शासक के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, जल्दी बताएंगे। देखिए मुगल शासक के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है उसका नाम है मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। इसकी नियुक्ति जो है आप देखेंगे कि जो है 1700 में कौन करता है, बंगाल में करता है औरंगजेब, औरंगजेब करता है इसकी नियुक्ति। उसके बाद आप देखिएगा कि 1717 में फर्रुखसियर का टाइम में इसको दोबारा पद इनहांस कर दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है 1727 में, और इसके बाद सरफराज खान बन जाता है यहाँ बंगाल का नवाब। उसके बाद इसको हटा करके बन जाता है कौन, अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान जब मरता है तो बन जाता है कौन, सिराजुद्दौला, ठीक है। और अली वर्दी खान ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, कौन सा बात, कि ब्रिटिश जो है वो क्या है, मधुमक्खी की तरह है ना, कि जब इनको तुम जो है मधुमक्खी की तरह है कि इनको अगर तुम ये सहायता करोगे तो ये शहद देंगे और इनको छेड़ोगे तो ये काट खाएंगे। ये बहुत बड़ा फेमस वाक्य है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये, ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पुर्तगाली नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पुर्तगाली नहीं है ना। तो बताइए कि अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और ऑप्शन डी है नानो डी कुन्हा और ऑप्शन डी है डुप्ले। तो निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी पुर्तगाली नहीं है, तो पुर्तगाली कौन है, डुप्ले नहीं है। डुप्ले कहां का है, तो फ्रांस का ही, ये फ्रांस का है डुप्ले, ठीक। अगले प्रश्न पे चलिए। अब मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन है, मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन है, मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन है, पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन है, मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन है। ऑप्शन ए है सर थॉमस रो, ऑप्शन बी है कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन बी है थॉमस बेस्ट और ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। तो मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन है, बताइए जल्दी। देखिए मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, नहीं सॉरी वो है आपका सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो है। देखिए यहां पे यार हम ही तो भूल गए, तो मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी हाँ बिल्कुल सर टॉमस रो ही है। ये आया था कब, तो ये आया है 1605 में, सॉरी ये आया 1608 में, 1608 में आया था। ये जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, और आया था किसके दरबार में, तो आया था अकबर के दरबार में, लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में ही हो गई थी, तो आया था जहांगीर के दरबार में, है ना, जहांगीर के दरबार। उसके बाद आता है कैप्टन हॉकिंस, ये आता है
आपका जो है 1615 में। ठीक, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गेहूं के लिए, चावल के लिए, बैल के लिए, यानी बैल के लिए, या फिर गाय के लिए? अधन्य शब्द किसके लिए हुआ है? तो ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो है गाय के लिए। अधन्य का मतलब होता है जिसको मारा नहीं जा सके, जिसे मारा नहीं जा सके, नहीं मारने वाला, अधन्य शब्द का प्रयोग। अगला है कि बार्टर, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर के द्वारा लाया गया था? ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर के द्वारा लाया गया था, बताइएगा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो लाया गया था, आपको जो है ऑप्शन है कि वास्को डी गामा, डुप्ले, अबूकर और अल्मीडा, किसके द्वारा लाया गया था? तो देखिए 1500, जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो लाया गया था। अच्छा, क्या आवाज का लोचा है? अच्छा, कोई नहीं। देखिए जो है 1505 में लाया गया था, किसके द्वारा? तो डी अल्मीडा के द्वारा लाया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। और किसके द्वारा? पुर्तगाल के द्वारा। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की है? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की है, बताइए। ऑप्शन है कि कैप्टन कुक ने किया, ऑप्शन बी तस्मान ने किया, ऑप्शन बी मैगलन ने, ऑप्शन डी कोलंबस ने किया है। तो बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की है? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की है? ऑस्ट्रेलिया की खोज, देखिए ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है वो आपको किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किया है कैप्टन कुक ने, वही जेम्स कैप्टन कुक ने किया है। कब किया है? तो इसकी खोज किया है 1770 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किया है। और 1788 में ऑस्ट्रेलिया आजाद हो गया है। किससे? ये हो गया है ब्रिटिश से। ब्रिटिश से ऑस्ट्रेलिया आजाद हो गया था 1788 में। ऑस्ट्रेलिया में जो है अभी आप देख सकते हैं कि 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया में, 6 राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है, आपको ऑस्ट्रेलिया जो है में एक ग्रेट बैरियर रिफ भी है, ग्रेट बैरियर रिफ, जिसकी दूरी जो है वो जिसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है। एक मूंगे का एक ये है रिफ है, यानी कि एक जो है ये क्या कह सकते हैं कि ये जो है कोरल रिफ है, कोरल रिफ है। दूसरा आप देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर एक मरुस्थल है, उसका नाम विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न है कि विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख किस ग्रंथ में है? विष्णु के जो बौना अवतार है उसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? विष्णु के बौना अवतार का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है विष्णु पुराण, ऑप्शन सी है कठोपनिषद और ऑप्शन डी है मनु संहिता में। तो विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख किस ग्रंथ में है वो बताइए आप। देखिए विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख कहां है? तो यह है आपका ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में आपको विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। विष्णु के जो कितने अवतार हैं? तो विष्णु के 10 अवतार हैं। ठीक है, विष्णु के 10 अवतार हैं, जैसे मत्स्य हैं, कुर्रम है, बराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है और कलिक अवतार अभी बाकी है। तो याद रखिएगा कलिक अवतार। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने बंबई को ब्रिटिश से के हवाले कब किया था? पुर्तगालियों ने बंबई को ब्रिटिश के हवाले कब किया था? कब किया था? 1916 में, 1961 में, 1960 में, 1700 में, कब? देखिए इसका सही जवाब है 1661 में। 1661 में पुर्तगालियों ने मुंबई को ब्रिटिश के हवाले कर दिया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि जो ये हैं क्या कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो राजा हैं जेम्स और जो पुर्तगाल की रानी है राजकुमारी हैं कैथरीन, इनकी शादी हो गई थी। इसके बाद जो है 1668 में 10 पाउंड के जो है इस पे लीज पे पुर्तगालियों को जो है पुर्तगालियों ने बंबई को ब्रिटिश को दे दिया था। तो ये भी याद रखिएगा।
अगला कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत आए हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे पहले भारत आए हैं? तो याद रखिए, एक है ऑप्शन में पुर्तगाली, दो है डच, बी है अंग्रेज और सी है फ्रांसीसी। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। कब? तो 1498 में। उसके बाद डच आए हैं 1569 में, और फिर आए अंग्रेज 1600 में, और फ्रांसीसी 1664 में। 1664 में। तो सबसे पहले आए कौन? पुर्तगाली। और सबसे बाद में गए, कब गए? 1961 में गए। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है कब किया गया, बताइए। अब ऑप्शन है 31 दिसंबर 1600, 30 दिसंबर 1600, 30 नवंबर 1600 और 31 जनवरी 1600। तो याद रखिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका गठन किया गया था कब? तो इसका गठन किया गया था आपको जो है 31 दिसंबर 1600 में। ठीक, किसने किया था? एलिजाबेथ द्वितीय ने। आगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है। उस समय भारत में किसका शासक है? मुगल वंश का। मुगल वंश का राजा कौन है? अकबर। अकबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में जहांगीर, दूसरा है अकबर, तीसरा है हुमायूं और चौथा है शाहजहां। तो आंसर हो जाएगा अकबर। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पहला जो अधिकारी है सर टॉमस रो, वो जो है आया है कब? तो 1608 में आया है। उस समय अकबर मर चुका था। अकबर की मृत्यु हुई है कब? तो इसकी मृत्यु हुई है 1605 में। ठीक है,